युद्ध के शुरुआत में ही खार्किव पर बड़े हमले किए, जिसके बाद पूरा शहर लगभग तबाह हो गया था। लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के दावे से रूस को बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। यह है खार्किव, जो रूस की सीमा से सटा हुआ प्रांत है। एक तरफ क्रीमिया में बेस बनाकर रूस ने यूक्रेन के दक्षिण पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ उत्तर में खार्किव पर हमला शुरू हुआ। 24 फरवरी को ही रूस की सेना ने सीमा पार किया और यूक्रेन के प्रतिरोध को खत्म करते हुए खार्किव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रूस के तोपखाने ने शहर पर गोले दागे, जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई। 25 फरवरी को खार्किव की सीमाओं पर रूस ने भयंकर जंग की। 26 फरवरी को सबसे बड़ी जंग खार्किव में हुई, लेकिन रूस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। यूक्रेन ने जबरदस्त जवाब दिया। लेकिन 28 फरवरी को रूस ने अपने यूरेगन रॉकेट्स का मुंह खार्किव की तरफ खोल दिया और तब खार्किव से यूक्रेन की सेना के पांव उखड़ने शुरू हुए। 1 मार्च की सुबह तो रूस ने कैलिबर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और इसके बाद यूक्रेन की सेना का मनोबल टूटने लगा। जुलाई तक एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका था, लेकिन हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर मिलने के बाद यूक्रेन की सेनाओं ने मजबूती दिखाना शुरू किया और अब यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है, जो पुतिन के लिए बुरी खबर है। लेकिन ज़ेलेंस्की को अपने सैनिकों की बहादुरी पर पूरा भरोसा है। Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час назвати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор, але час сказати слова вдячності 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. रूस ने खार्किव पर जब से हमले तेज किए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में सवाल किए जा रहे हैं कि इस ऑपरेशन की कुछ बहुत ही सीक्रेट वीडियो सामने आए हैं, जिसमें डॉनबास के सबसे बड़े शहर खार्किव की जंग को अचानक तेज कर दिया है। रूस खार्किव पर रॉकेट से लगातार निशाने लगा रहा है। रूस की मिसाइलें खार्किव में गिर रही हैं, मकान तबाह हो रहे हैं। खार्किव का आसमान आग और धुएं के गुबार में काला हुआ पड़ा है। Сьогодні хороший результат у наших повітряних сил. Збиті калібри, ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати усім нашим захисникам, захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці сьогодні і завжди. Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для усіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. खार्किव कीव के बाद ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा किला है, जिस पर रूस का झंडा फहराने के लिए पुतिन की फौज 24 घंटे ऑपरेशन चला रही है। पुतिन के सामने खार्किव का चैलेंज क्या है? ज़ेलेंस्की के सामने खार्किव की चुनौती क्या है? यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव का युद्ध मारियोपोल और सेवरोडोनेत्स्क में हुई जंग से कितना खतरनाक होता जा रहा है, इसे समझने के लिए हम आपको कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, उसमें खेरसोन पर रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा कर लिया। डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे, जबकि दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियोपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया था। दुनिया अब ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े शहरों में से एक और डॉनबास के सबसे बड़े आर्थिक सेंटर खार्किव पर पुतिन के हमले देख रही है, जिसमें अचानक आई तेजी से साबित हो गया कि रूस अब इसे बहुत जल्दी ज़ेलेंस्की से छीनना चाहता है। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर है, जबकि ये रूस के बॉर्डर से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगाइए कि खार्किव का डिफेंस ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और खार्किव पर अटैक रूस के लिए कितना आसान है। यूक्रेन की जंग में एक ऐसा निर्णायक समय है जब दोनों सेनाओं को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, तभी जंग का परिणाम उनके पक्ष में आएगा।
चीन और ताइवान में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने ताइवान पर निगरानी रखने के लिए अपने 17 जंगी जहाज को समंदर में तैनात कर दिया है। वहीं लंबे समय से बीजिंग द्वीप के पास चीन की सैन्य गतिविधियां भी लगातार जारी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ताइवान पर यह बहुत बड़ी खबर है। समंदर में चीन का जंगी जहाज तैनात कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजिंग द्वीप के पास भी चीन की सैन्य गतिविधियां देखी जा रही हैं। और ताइवान के पंजे में ड्रैगन, बिल्कुल सही सुना आपने। जी हां, चीन चला रहा था ताइवान को अपने कब्जे में मिलाने के लिए, लेकिन जंग के शुरू होने से पहले ही उसकी दादागिरी यहां पर खत्म हो गई, क्योंकि ताइवान ने वो कर दिखाया है जो शी को सपने में भी मंजूर नहीं था। चीन को ऐसी शर्मिंदगी मिली है जिसे शी जिनपिंग झेल नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शी का प्लान जो है वो फेल हो गया है, क्योंकि ताइवान ने चीन के एक युद्धपोत को समंदर में ही जब्त कर लिया है। ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया को डराने वाली हैं। शांत समंदर की लहरों पर युद्ध की सुनामी जैसा माहौल है। समंदर की लहरों पर सवार होकर ताइवान की तरफ बढ़ने वाला ये चीन का सप्लाई पोत है। ड्रैगन का ये पोत ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हो गया, जिसके बाद ताइवान के कोस्ट गार्ड ने उसे अपने टारगेट पर ले लिया और अपनी समुद्री सीमा में घुसपैठ कर चुके चीन के सप्लाई पोत को जब्त कर दिया। ताइवान का दावा है कि चीन के सप्लाई पोत को पेंगू द्वीप के पास पकड़ा है। वही पेंगू द्वीप जिसके ऊपर हवाई घुसपैठ कर चीन ने ताइवान की सेना का मजाक उड़ाया था। चीन ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान ताइवान के पेंगू द्वीप के काफी करीब पहुंच गए और ताइवान की सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। दावा तो ये तक किया गया कि फाइटर जेट से उसके पायलटों ने पेंगू द्वीप के उस हवाई अड्डे की तस्वीरें कैद कर ली जो ताइवान का एक अहम एयरबेस है। यहां ताइवान एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा चीन के इंटेलिजेंस के मुताबिक यहां ताइवान ने मिराज 2000 और F-CK-10 को तैनात कर रखा है, जो युद्ध के दौरान चीन के फाइटर जेट के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो पेंगू द्वीप की सामरिक भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। पेंगू द्वीप चीन के मेनलैंड के पूरब में और ताइवान के पश्चिम में है। साफ है, पेंगू द्वीप चीन और ताइवान के बीच में है। चीन के पूर्वी थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर नानजिंग से पेंगू द्वीप 950 किलोमीटर दूर है। वहीं ताइवान की राजधानी ताइपी से सिर्फ 260 किलोमीटर। ताइवान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चीन झूठ बोल रहा है। पेंगू द्वीप के फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अब जब चीन का सप्लाई पोत पेंगू द्वीप के करीब पहुंचा तो ताइवान की कोस्ट गार्ड फोर्स एक्शन में उतर आई और बिना देर किए ड्रैगन के उस सप्लाई पोत को धर दबोचा। ताइवान के कोस्ट गार्ड के पास छोटे बड़े करीब 200 शिप और फास्ट बोट है। इनमें कुछ शिप ऐसे हैं जिन पर एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है, यानी ये जहाज चीन की नौसेना को पहला जवाब देने की ताकत रखते हैं। इस वक्त चीन और ताइवान के बीच वाले समंदर में बहुत हलचल है। एक दूसरे के युद्धपोत बिल्कुल पास आकर लंगर डाले हुए हैं, युद्ध के लिए डटे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर होने के बावजूद चीन की नौसेना घबराई हुई है। जब से चीन को यह पता चला है कि ताइवान की बहुत ही खास पनडुब्बी उसकी नौसेना में शामिल होने वाली है, चीन के हौसले तार तार होते नजर आ रहे हैं। 350 से ज्यादा जंगी जहाजों वाली ये ताकत इस वक्त ताइवान की पनडुब्बी का शिकार करने की लगातार प्रैक्टिस कर रही है।
ताइवान के निशाने पर चीन के युद्धपोत हैं। ठीक वैसे ही चीन के निशाने पर ताइवान का युद्धपोत है। ताइवान और चीन के युद्धपोतों के बीच फासला इतना कम हो गया है कि दोनों के बीच कभी भी भिड़ंत हो सकती है। एक दूसरे पर वार पलटवार की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। समंदर में किसी भी वक्त बारूद की आग लग सकती है, क्योंकि जंग की चिंगारी दोनों तरफ भड़की हुई है। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप ने चीन और ताइवान के साथ पूरी दुनिया को चेताया है कि ताइवान चीन जंग हुई तो इसके खतरनाक नतीजे होंगे। दुनिया यूक्रेन युद्ध के बाद एक और जंग नहीं देखना चाहती है। अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें पहली तस्वीर चीन के युद्धपोत से रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में चीन के युद्धपोत के अंदर से पीएलए की नेवी ताइवान के युद्धपोत की हर हरकत को फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम सिर्फ चीन की नेवी कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ताइवान की नौसेना ने भी चीन के युद्धपोतों को टारगेट पर ले रखा है। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दोनों तरफ की सेना हमले के लिए तैयार बैठी है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जितनी बड़ी तैयारी समंदर की लहरों पर ललकार के लिए हुई है, उससे कई गुना खतरनाक तैयारी गहरे समंदर में आक्रमण की है। ये आक्रमण युद्धपोत से नहीं, पनडुब्बियों से होगा। इसके लिए चीन की पनडुब्बी भी ताइवान के चक्कर लगा रही है। चीन की पनडुब्बी को काउंटर करने के लिए ताइवान ने भी अब कमर कस ली है। समंदर में चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान एक साथ कई पनडुब्बियों को उतारने को तैयार है। दूसरे शब्दों में कहें तो ताइवान अपने विध्वंसक शार्क को जल्द ही एक्टिव कर देगा, जो ड्रैगन के सुनामी प्लान पर पानी फेर देगा। चीन के अंडर वाटर अटैक को भी बेअसर कर देगा। यही वजह है कि चीन की नौसेना बहुत घबराई हुई है। चीन की नौसेना बहुत ज्यादा खौफ में है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर होने के बावजूद इस वक्त का जंग समंदर में बहुत गहराई तक नजर आ रहा है। जब से चीन को पता चला है कि ताइवान की बहुत ही खास पनडुब्बी उसकी नौसेना में शामिल होने वाली है, चीन के हौसले तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं। 350 से ज्यादा जंगी जहाजों वाली ये ताकत इस वक्त ताइवान की पनडुब्बी का शिकार करने की लगातार प्रैक्टिस कर रही है। ताइवान के पास अभी 4 पनडुब्बियों में से एक है SS-791 हाईशी, जिसे समुद्री शेर भी कहा जाता है। दूसरी है SS-792 हाईपाओ। ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध की पनडुब्बियां हैं, जो ताइवान को 1970 के दशक में मिली थी। ये पनडुब्बियां 80 साल पुरानी हैं, लेकिन अब भी ऐसी घातक हैं कि चीन के जंगी बेड़ों पर घातक वार कर सकती हैं। दोनों को हाल में अपग्रेड किया गया है और ये दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं। वैसे चीन को हाईशी और हाईपाओ के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरा ताइवान की 2 और पनडुब्बियों से है। एक है SS-793 हाईलोंग, जिसे सी ड्रैगन भी कहा जाता है, और दूसरी है SS-794 हाईहो, जिसे सी टाइगर यानी समुद्री बाघ कहा जाता है। 1980 के दशक में नीदरलैंड से ली गई ये पनडुब्बियां भी पुरानी हैं, लेकिन चीन के लिए तो बहुत ही घातक है। ये दोनों पनडुब्बियां हैवीवेट टॉर्पीडोज से लैस हैं और 2008 में इन्हें अमेरिका से खरीदी गई हार्पून मिसाइल से भी लैस किया गया था। इनके लिए 2017 में MK-48 टॉर्पीडोज भी खरीदे गए थे। यानी चीन को इन्हें बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो युद्ध के हालात में उसके करियर बैटल ग्रुप डूबने की कगार पर पहुंच सकते हैं। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर अब बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जो कि
0 के साथ आज तक बहुत पीछे है, यानी 12% से आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। वीकेसी की लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में बढ़ी दिल्ली सरकार की मुश्किलें। उपराज्यपाल ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी। आपका आरोपों से इनकार। बीजेपी ने कहा बड़ा खुलासा होगा। तो एलजी साहब ने नई बसों की खरीद पे जांच की है, इसका मैं स्वागत करता हूं और इससे और भी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। लखनऊ के लेबाना होटल आगजनी मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। गड़बड़ी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश। रिटायर्ड अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। कोलकाता में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल गेम ऐप के जरिए धोखाधड़ी के आरोप में 6 जगह पर छापेमारी। 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। पड़ेगी क्योंकि चीन ने ताइवान पर हमले के लिए 660 जहाज ब्लू बैटलफील्ड में उतारे हैं और उन्हें रोकने के लिए या फिर कम से कम जंग में बने रहने के लिए ताइवान को 2000 क्रूज मिसाइलों की जरूरत होगी। यानी ताइवान को चीन के एक जहाज को डुबोने के लिए कई मिसाइलें दागनी होंगी और ये तभी होगा जब ताइवान के पास उतनी मिसाइलें होंगी। ताइवान को उम्मीद है कि उसकी ये जरूरत अमेरिका पूरी करेगा। सीरिया के इदलिब में रूस के 4 लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इदलिब को सीरिया के विद्रोही लड़ाकों का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है और उन्हें वहां से उखाड़ फेंकने के लिए पुतिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का पूरा साथ दे रहे हैं। यहां तक कि वो सीरिया के विद्रोहियों के खात्मे के लिए यूक्रेन से जंग के बीच भी वहां हमले करने से चूक नहीं रहे। और एक बार फिर उनके लड़ाकू विमान सीरिया के इदलिब प्रांत में गरजे। दावा किया गया कि रूस के विमानों ने वहां इतनी जोरदार बमबारी की कि एक बड़ा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया। बताया गया कि रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां 1-2 नहीं बल्कि 16 बम दागे। दावा किया गया कि इस हमले में रूस ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इदलिब में विद्रोहियों के जिस गढ़ को निशाना बनाकर हमला किया गया, वहां एक के बाद एक कई बम फटते दिखाई दिए। इसके बाद वो पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया और जब धूल छटी तो वहां बना एक कारखाना और एक मकान मलबे के ढेर में बदल चुके थे। हमला कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों इमारतों का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा, क्योंकि बमों के हमले और मिसाइल की मार ने उन्हें पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों में बदल दिया। वहां खड़ी एक कार भी धमाके की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस हमले की खबर मिलते ही विद्रोहियों के इलाके में काम करने वाली सीरिया सिविल डिफेंस की टीम वहां पहुंची और उसने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। सिविल डिफेंस के लोगों ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि मलबे से निकाले गए घायलों में कई बच्चे भी शामिल थे जो रूस के हमले का शिकार हो गए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब रूस ने बशर अल असद का साथ देते हुए सीरिया में विद्रोहियों पर हमले किए। इससे पहले भी रूस की गठबंधन वाली सेना इदलिब में कई बार एयर स्ट्राइक कर चुकी है, क्योंकि इदलिब ही सीरिया का वो प्रांत है जिसे विद्रोहियों का आखिरी ठिकाना कहा जाता है। माना जाता है कि इदलिब पर सीरिया के विद्रोही गुट ताहिर अल शाम का पूरी तरह कंट्रोल है और ये विद्रोही गुट आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़ा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ऐसे ही गुटों के खिलाफ लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। इस काम में उन्हें पुतिन का हमेशा से साथ मिलता रहा। खुद रूस की सेना सीरिया में असद सरकार की मदद करती रही है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर रूस ने इदलिब में ये हमला करके साबित कर दिया कि वो बशर अल असद की सरकार को विद्रोहियों से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खार्किव के एक इलाके में रूस के सुखोई लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। यह हमला उस वक्त किया गया जब रूस के 2 फाइटर जेट उस इलाके में मिसाइलें बरसा रहे थे, जिन्हें जेलेंस्की के सैनिकों ने निशाने पर ले लिया। यूक्रेन का दावा है कि जमीन से हवा में मार करने वाली उसकी घातक मिसाइल ने रूस के एक सुखोई विमान का काम तमाम कर दिया।
सुखोई विमान पर मिसाइल से हमला होते ही वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां से धुआं उठता नजर आया। इस लड़ाकू विमान के पीछे एक और सुखोई आसमान में गरजता दिखा। हालांकि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया गया कि दोनों विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे और इसी वजह से यूक्रेन की सेना को हमले का मौका मिल गया। जिस इलाके में यह हमला किया गया वहां पुतिन की सेना और जेलेंस्की की फौज के बीच पिछले कुछ दिनों से जंग तेज हो गई। रूसी सेना खार्किव पर कब्जा करने के लिए लगातार हमले कर रही है। इस बीच खबर है कि दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना के लिए स्वीडन की एक कंपनी हथियार बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने स्वीडन की उस हथियार बनाने वाली कंपनी से $82 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 650 करोड़ की डील की है, जिसके तहत स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी साब एबी अमेरिका के लिए एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर कार्ल गुस्ताव बनाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला यह हथियार भारी भरकम टैंकों को पल भर में तबाह करने की ताकत रखता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हथियार से यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूसी सेना के छक्के छुड़ा रही है। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कार्ल गुस्ताव रूस के टैंक को तबाह करता दिखा। जैसे ही ग्रेनेड गिरा, टैंक आग की भीषण लपटों में घिर गया। और रूसी टैंकों का काल माने जाने वाला यही हथियार अब अमेरिका के पास भी होगा। खबरों के मुताबिक स्वीडन अमेरिका को इसकी डिलीवरी 2024 में शुरू करेगा। कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से नेटो देशों के पास हथियारों की कमी हो गई और इस संगठन में अमेरिका भी शामिल है, जिसने रूस से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की सेना को बड़ी संख्या में कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला हथियार जैवलिन दिया था, जिसके दम पर यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कई इलाकों से पीछे तक धकेल दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया गया कि अमेरिका समेत नेटो के कई देशों के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों से चल रही इस जंग में नेटो देश यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सैन्य भंडार खाली होने की वजह से नेटो में शामिल कई देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने से इनकार कर चुके हैं। उधर रूस के आक्रामक रवैये को देखकर जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग की। जर्मनी ने तय किया है कि आने वाले सालों में वो एयर डिफेंस सिस्टम में निवेश बढ़ाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जंग छेड़कर रूस ने यह साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को नहीं बख्शेगा और मौका मिलते ही उन पर बम और मिसाइलें बरसाएगा। माना जा रहा है कि जर्मनी इसी वजह से घबराया है। उसे पता है कि अगर रूस ने अपनी मिसाइलों की दिशा बदलकर उसकी ओर कर दी तो वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। और इसी वजह से जर्मनी ने एक नई रणनीति बनाई है और यूरोप में एक कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए पड़ोसी देशों से बात कर रहा है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि उम्मीदें ज्यादा हैं और हमें बहुत बड़ा काम करना है। जर्मनी के चांसलर पहले ही बता चुके हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम के बहाने यूरोप के देशों को जर्मनी के साथ जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि रूस से इस वक्त यूरोप का हर देश डर रहा है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि जर्मनी अपनी अगुवाई में एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहा है और वहां के अधिकारियों ने इस आइडिया को नाम दिया जर्मन शील्ड, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम एक ऐसा कवच होगा जो यूरोप को रूस के कहर से बचाएगा। यही नहीं, जर्मनी की दलील है कि ऐसा करने से यूरोप के देशों की नेटो में स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप की एकता का सिंबल होगा, जिससे नेटो में यूरोप के देशों की ताकत बढ़ेगी। जर्मनी ये जानता है कि रूस ने अगर अमेरिका पर मिसाइलें दागी या हमला किया तो उसका सामना कर लेगा, क्योंकि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अकेले रूस का जवाब देने के काबिल है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो पूरे देश को किसी भी हवाई हमले से बचा सकता है, फिर चाहे उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें ही क्यों न दागी जाएं। लेकिन जर्मनी का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। जर्मनी इसी वजह से एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है। यही नहीं, उसने अपने पड़ोसी देशों को बताया कि यह तरीका आसान है और इसमें कम खर्च आएगा। और रही बात सुरक्षा की गारंटी की, तो कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम में वो मिलनी पक्की है। जर्मनी ने तय किया है कि वो $10,000 करोड़ मतलब 8 लाख करोड़ रुपए स्पेशल मिलिट्री फंड में देगा। इसके अलावा वो अमेरिका से F-35 लड़ाकू और चीन ताइवान पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने ताइवान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है और इसी तनाव के बीच ताइवान के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ताइवान को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता देने की मांग की गई है। कवच चाहिए, जिसे बनाने के लिए वो दिन रात प्लानिंग कर रहा है। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अपने देश की सेना को किसी भी खतरे से निपटने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी, जिसके लिए उत्तर कोरिया की संसद ने एक कानून भी पारित कर दिया।
और इस दौरान किम जोंग उन भी खुद संसद में मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका को निशाने पर लिया और यह ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। 한반도의 정치 군사적 형세 하에서 더욱이 핵 적수국인 미국을 전망적으로 견제해야 할 우리로서는 इस ऐलान के साथ ही किम ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए नया कानून भी बना दिया, जिसके तहत उत्तर कोरिया की सेना अपने शासक या खुद पर किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर उनका इस्तेमाल कर सकेगी। इसके लिए उसे किसी तरह की मंजूरी नहीं लेनी होगी। जबकि इससे पहले 2013 में उत्तर कोरिया ने जो कानून बनाया था उसमें न्यूक्लियर अटैक के जवाब में ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई थी। मतलब ये कि नया कानून बनाकर किम ने अपने दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को यह संदेश दे दिया कि वो चाहे कितना दबाव बना लें वो झुकेंगे नहीं। और उन्होंने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि किम कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों में उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन अचानक किम जोंग उन ने अपने देश को परमाणु हथियार से लैस घोषित कर दिया। और जिस तरह से हाल के दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा है, उसे देखते हुए किम के ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच खैरसौन में यूक्रेन की सेना के पलटवार से बौखलाए पुतिन ने वहां अपनी सेना की मदद के लिए हथियारों की नई खेप रवाना की। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी खैरसौन की तरफ रवाना कर दी गई। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक कतार में जाती दिखाई दी। रूसी सेना के इस काफिले में कई हॉविट्जर भी नजर आई, जिन्हें देखकर ये साफ हो गया कि खैरसौन में अपनी सेना की पिटाई ने पुतिन को किस कदर गुस्से से भर दिया है। वो अब किसी भी तरह यूक्रेन के सैनिकों को खैरसौन से वापस खदेड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही खैरसौन के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था। लेकिन जेलेंस्की की फौज ने इतना जोरदार पलटवार किया कि वहां के बड़े इलाके से पुतिन की सेना भाग खड़ी हुई और उनके जो सैनिक खैरसौन में बच भी गए उन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी तरह घेर लिया, क्योंकि जेलेंस्की की सेना को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर खैरसौन को वापस पाना है तो हमले और भी तेज करने होंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। यूक्रेन की सेना ने खैरसौन में बचे कुचे रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ गई। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले 6 महीने से जंग लड़ रहे रूसी सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। वो यूक्रेन के इतने भीषण हमलों के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से उनमें कई सैनिक खैरसौन में बनाए गए कई रूसी कमांड पोस्ट को छोड़कर पीछे हट गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में उसकी सेना ने रूस के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और खैरसौन के ज्यादातर हिस्सों को रूसी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया गया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने एक तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें उसके सैनिक अपने देश का झंडा लगाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि यह तस्वीर खैरसौन के एक गांव की है, जिसे पुतिन के पंजे से आजाद कराया गया। इस तस्वीर में यूक्रेन का एक सैनिक एक खंबे पर अपने देश का झंडा लगाता नजर आया, जबकि 2 सैनिक उसकी मदद करते दिखे। इस तस्वीर को जारी करने के बाद यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि जल्द ही रूस की सेना को वहां के बचे हुए इलाकों से भी खदेड़ दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इसी दावे ने पुतिन को भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने खैरसौन में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने जूझ रही अपनी सेना की मदद के लिए खतरनाक हथियारों की खेप रवाना कर दी। माना जा रहा है कि इन हथियारों के खैरसौन पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो सकती है। खबर है कि यूक्रेन ने अपने खुफिया ऐप की मदद से रूस के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि 2015 में यूक्रेन के कुछ लोगों ने ही GIS आर्ता नाम के इस ऐप को बनाया था, जिसे यूक्रेन की सेना में शामिल भी कर लिया गया था, जो अब रूस से जारी जंग में यूक्रेन की सेना के लिए बहुत बड़ा हथियार बन गया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन का GIS आर्ता नाम का यह ऐप पुतिन के सैकड़ों सैनिकों को ढेर करने की वजह बना। कहा जा रहा है कि मई में जब रूसी सेना ने लुहांस्क में मौजूद सिविर्स्की दोनेत्स्क नदी को पार करने की कोशिश की थी, तब इस ऐप ने यूक्रेन की फौज को अलर्ट कर दिया था और महज 30 सेकंड के अंदर एक ही हमले में पुतिन के करीब 500 सैनिकों को मार गिराया गया था। और दावा है कि उस दौरान न सिर्फ रूसी फौजियों को खदेड़ा गया था, बल्कि बड़ी संख्या में पुतिन की सेना के हथियारों और दूसरी चीजों को भी यूक्रेन की फौज ने तबाह कर दिया था। जिसके बाद यह पता चला कि यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अपने सीक्रेट ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जो दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला करता है कि विरोधी को जवाबी हमले का वक्त भी नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि इस ऐप को कामयाब बनाने में अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क भी अपने स्टारलिंक सैटेलाइटों से मदद ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस ऐप को SpaceX के स्टारलिंक सैटेलाइट से जोड़ा जा रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी इंटरनेट की सेवा पहुंचाई जा सके। इसी की मदद से यूक्रेन के फौजियों को रूसी सेना की लोकेशन का पता चल जाता है और वो उस पर चंद सेकंड में हमला कर देते हैं।
क्योंकि अलग अलग इलाकों में तैनात ड्रोन से यूक्रेन की सेना को यह पता चलता है कि दुश्मन कहां पर है, जिसके बाद यह जानकारी इस ऐप तक पहुंचती है और फिर यह ऐप दुश्मन की लोकेशन के इर्द गिर्द जो तोपखाने, मोर्टर और ड्रोन मौजूद होते हैं उन्हें अटैक करने की कमांड देता है। दुश्मन के आसपास कौन सी यूनिट मौजूद है इसका पता लगाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जहां एलोन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट काम आते हैं। कहा जा रहा है कि इसी ऐप की वजह से यूक्रेन की सेना को दुश्मन को टारगेट करने में काफी मदद मिल रही है। सबसे खास बात यह कि यह ऐप दुश्मन को सटीक लोकेशन की जानकारी देता है, जिससे टारगेट कर हमला करना उसके लिए आसान हो जाता है। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन से जंग होने पर पहले ही दिन ताइवान को हजारों मिसाइलों की जरूरत होगी। ताइवान की सेना चीन की सेना के सामने किसी चींटी जैसी है। नंबर के आधार